80, अच्छा जी, आज हमारा प्लान तो कुछ और था, एक न्यूमेरिकल करना था सेल्स टैक्स का, लेकिन अब वो कल करेंगे क्योंकि आज लाहौर और इसके करीब करीब के इलाकों में बूंदाबांदी हल्की हल्की हो रही है, तो इसलिए क्लास में 10-12 बच्चे ही बैठे हैं, बाकी घरों में बैठ के लेक्चर ले रहे हैं। अल्लाह उनको लेक्चर लेने की तौफीक दे। और कल तुंदो तेज़ तूफ़ान में से, चलो अल्लाह करे कल हो ही ना, आने की तौफीक दे। हिम्मत तो करनी पड़ती है भाई। पेज नंबर निकाल लें 487। हाइब्रिड अच्छा नज़र आ रहा है। टैक्स पेयर ने कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो संभाल के रखने हैं। अगर वो ये रिकॉर्ड संभाल के रखता है तो टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए उसका ऑडिट करना ज़रा आसान हो जाता है। तो टैक्स पेयर को चाहिए कि कुछ रिकॉर्ड्स अपने संभाल के रखे। तो लेट्स स्टार्ट पेज 487। A registered person making a taxable sale, जो रजिस्टर्ड बंदा टैक्सेबल सेल कर रहा है, shall maintain and keep at his business premises और रजिस्टर्ड ऑफिस, एक ही बात है, ऑफिस में या बिजनेस प्रेमिसेस में, इन इंग्लिश और उर्दू, पेज 487, इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में, रिकॉर्ड्स ऑफ, किन किन चीज़ों के रिकॉर्ड संभाल के रखें। नंबर 1, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन से मुराद लेता हूँ किया कार्स, अब ये लिखना पड़ेगा फिर चीज़ें समझ आएंगी। तो गुड्स परचेज्ड, जो आपने टायर परचेज किए और जो आपने इंजन इंपोर्ट किया। एंड सेल मेड ऑफ कार, सेल मेड ऑफ कार। तो जो रजिस्टर्ड बंदा है उसको चाहिए कि जो टायर ख़रीदे उसके भी रिकॉर्ड रखे, जो इंजन इंपोर्ट करे उसका भी रिकॉर्ड रखे, और जो गाड़ी बेचे उसके भी रिकॉर्ड रखे। चाहे वो ज़ीरो रेट सेल है उसका भी रिकॉर्ड रखे, चाहे वो एग्जेम्प्ट सेल है उसका भी रिकॉर्ड रखे, चाहे वो सेल उसने खुद की है या उसके एजेंट ने की है। रिकॉर्ड्स विल बी केप्ट इन सच अ फॉर्म, रिकॉर्ड्स इतने खूबसूरत तरीके से आपने रखने हैं कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी कैन बी रेडीली ईजीली एसरटेन, कैलकुलेट हो जाए, कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी ईजीली कैलकुलेट हो जाए। इतने अच्छे रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। इस तरह नहीं कि सर कहीं सफ़े निकालो, वो जो बांटे थे क्लास में, वो कौन सा सफ़ा है, चैप्टर 2 वाला सफ़ा निकालने का पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ। तो फॉलोइंग इज अ डिटेल ऑफ रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट। अब आपने कौन कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। फॉलोइंग इज अ डिटेल ऑफ रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट। जो रिकॉर्ड्स आप लोगों ने संभाल के रखने हैं उनमें नंबर 1 आ रहा है रिकॉर्ड्स ऑफ सेल मेड, रिकॉर्ड्स ऑफ सेल मेड, जो आप सेल करें उसका रिकॉर्ड आपने संभाल के रखना। किया गाड़ी वाले किस चीज़ की सेल कर रहे होंगे, कार की, तो सेल मेड ऑफ कार। शेल इंडिकेट, इसमें आपने बताना है क्या बेचा, गाड़ियां कितनी बेची और इनकी वैल्यू क्या है, क्या बेचा, कितना बेचा और इनकी वैल्यू क्या है, ये 3 चीज़ें बतानी है।
नेम, एड्रेस एंड पर्सन टू होम सेल वर मेड, किस बंदे को बेची। यहां पर्सन से मुराद कस्टमर। मिसाल के तौर पे डॉलेंस वालों ने गाड़ी खरीदी किया वालों से। नेम, एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम सेल वर मेड एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज्ड, और कितना टैक्स लिया। अच्छा जी, हम किया गाड़ी वालों की बात कर रहे हैं, ऊपर हमने लिखा हुआ हमारे लिए पर्सन किया है, तो कस्टमर डॉलेंस हो गया। रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स परचेज, जो हजरात लेट आए हैं, किया गाड़ी वाले क्या परचेज कर सकते हैं, टायर। रिकॉर्ड ऑफ टायर परचेज्ड, टायर परचेज शो द डिस्क्रिप्शन, कितने खरीदे, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन क्या खरीदा, टायर, क्वांटिटी कितने खरीदे, वैल्यू, नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ सप्लायर, जनरल टायर। कि जनरल टायर से हमने खरीदे हैं। एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन परचेज, और परचेज करते हुए कितना टैक्स पे किया था। तो क्या खरीदा, टायर, किससे खरीदे, जनरल टायर से। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, जो चीज़ें आपने इंपोर्ट की उनके रिकॉर्ड आपने बताने हैं। शेल शो, इंपोर्ट क्या किया आपने, इंजन, क्या इंपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, क्या प्राइस थी उसकी, और उस पर टैक्स कितना बना था। इसमें नाम नहीं बताना किस बंदे से इंपोर्ट किया बाहर के मुल्क से। रिकॉर्ड ऑफ जीरो रेट सेल, जीरो रेट सेल, जो गाड़ियां आपने एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट ऑफ कार्स, या एग्जेम्प्ट सेल, जो आप लोगों ने वो टैंक बेचे थे गवर्नमेंट को। सेल्स टैक्स अकाउंट की डबल एंट्रीज, यानी सेल्स टैक्स की डबल एंट्रीज। किसी दिन शायद मैं क्लास में आपको एंट्री करके बताऊं सेल्स टैक्स की एंट्रीज क्या होती हैं। असल में जब आप कोई चीज़ बेचते हैं ना, तो सेल्स टैक्स की ये एंट्री करते हैं, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट और पेएबल टू गवर्नमेंट क्रेडिट। इस किस्म की कुछ सेल्स की एंट्री होती है, क्योंकि 118 रुपये आपके पास जेब में आ जाते हैं, 100 रुपये आपके होते हैं और 18 रुपये आपने किसको देने होते हैं, गवर्नमेंट को। तो इस टाइप की सेल्स टैक्स की एंट्रीज होती हैं। तो ये डबल एंट्रीज के आपने रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। अच्छा जी, इसके बाद इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। क्रेडिट डेबिट नोट हम देखेंगे क्या होते हैं, बाकी चीज़ें आपको पता हैं। बैंक स्टेटमेंट्स, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स, बिजली के बिलों के रिकॉर्ड, लेबर को जो तनख्वाह दी, कैश बुक, रेंट एग्रीमेंट, सेल एंड परचेज एग्रीमेंट्स एंड लीज एग्रीमेंट्स, इन सारी चीज़ों का आपने रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्ड रिलेटिंग टू गेट पास। गेट पास दो तरह से बनता है। जब चीज़ें आपके गोदाम में आती हैं रॉ मटेरियल, तब भी गेट पास बनता है। जब चीज़ें आपके गोदाम से बिकती हैं तब भी गेट पास बनता है। तो गेट पास सिक्योरिटी गार्ड के पास बनता है, गेट इनवर्ड जब चीज़ें आई, और गेट आउटवर्ड पास, और उसके साथ ट्रांसपोर्ट की जो रसीदें हैं उनके भी रिकॉर्ड आपने संभाल के रखने हैं। और अगर आपका दिल चाहे तो इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड आप इलेक्ट्रॉनिकली भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन, सारी ऊपर वाली चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं। एंड सच अदर रिकॉर्ड्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, और अगर बोर्ड इसके अलावा कोई और रिकॉर्ड कह दे तो वो भी आपको संभाल के रखने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट,
अगला सवाल है जी, बिजनेस बैंक अकाउंट जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए? तो उसका जवाब है बिजनेस बैंक अकाउंट कम होने चाहिए, क्योंकि जितने बैंक अकाउंट कम होंगे उतना आपका ऑडिट करना आसान होगा टैक्स वालों को। तो द बोर्ड में रिक्वायर अ रजिस्टर्ड पर्सन टू यूज ओनली सच नंबर ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट्स एज स्पेसिफाइड। तो बोर्ड बताएगा आपने कितने नंबर ऑफ अकाउंट खुलवाने हैं, ज़्यादा अकाउंट नहीं खुलवाने। आपने फिर इन्हीं अकाउंट को यूज़ करना है। नंबर 1, परचेज भी इन्हीं से करनी है। नंबर 2, सेल भी के पैसे भी इन्हीं में लाने हैं। और नंबर 3, टैक्स भी यहीं से पे करना है। तो जो आपने टायर खरीदे वो भी इसी अकाउंट से पैसे देने हैं, जो आपने गाड़ी बेच के पैसे आए वो भी इसी अकाउंट में रखने हैं, और जो आपने टैक्स पे किया वो भी इसी अकाउंट में रखना है, ताकि वो बिजनेस बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन को ऑडिट हो सके। बोर्ड में स्पेसिफाई द रिकॉर्ड्स, ये हालांकि ऊपर लिख दिया था इसने, ये एफ में यही लिखा हुआ है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। द बोर्ड में स्पेसिफाई फॉर एनी पर्सन टू यूज इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर अप्रूव्ड बाय बोर्ड। ये वो था, वो जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन हमने पढ़ी थी टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में। पॉइंट ऑफ सेल मशीन लिख लें। तो वो जो जब हम चीज़ें ख़रीदने जाते हैं दुकानदार के पास एक मशीन सी होती है जिससे स्कैन करता है चीज़ों को, तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन। बोर्ड में स्पेसिफाई फॉर एनी पर्सन टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर अप्रूव्ड बाय बोर्ड। अच्छा जी, बोर्ड कोई प्रोसीजर तरीका बताएगा या कोई सॉफ्टवेयर बताएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो मशीन अब मुनासिब नहीं है और आपके बिजनेस ऑपरेशंस बड़े हो गए हैं तो फिर आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए होगा उसके लिए। तो बोर्ड कोई तरीका या सॉफ्टवेयर बताएगा फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न्स। फिर आप उसी तरीके से चलेंगे। बोर्ड में अप्रूव पहले प्रेस्क्राइब करेगा, बताएगा कि ये वाला कर लो, फिर जब आप वो चलाने लग जाएंगे फिर बोर्ड आके अप्रूव कर देगा। पहले बोर्ड मशवरा देगा ये सॉफ्टवेयर चलाओ, फिर जब आप चलाएंगे तो वो आके अप्रूव कर देगा। तो बोर्ड विल अप्रूव द सॉफ्टवेयर फॉर अबव पर्पस। अच्छा जी, किस बंदे का सेल्स टैक्स में ऑडिट होता है? आ रजिस्टर्ड पर्सन हुज अकाउंट्स आर ऑडिटेड अंडर कंपनी लॉ। ये कौन होगा? कंपनीज। इंडिविजुअल जीओपीस का तो नहीं कंपनी लॉ के तहत ऑडिट होगा। किसका कंपनी लॉ के तहत ऑडिट होगा? कंपनीज का। आ रजिस्टर्ड पर्सन हुज अकाउंट्स आर ऑडिटेड अंडर कंपनी लॉ shall submit a copy of annual audited accounts। ये साल के अकाउंट्स ऑडिट करा के उसकी भी एक कॉपी जमा करवाएंगे। एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे ऑडिटर से जिसमें लिखा होगा आपका कितना टैक्स बनता है। तो दो काम करने हैं आपने। नंबर 1, एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स जमा करवाने हैं, एंड नंबर 2, एक सर्टिफिकेट ऑडिटर से बनवाना है आपने। ये किन के लिए है? कंपनीज के लिए। जो कंपनीज क्या करवाती हैं अपना ऑडिट। ऑडिटर के सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा कि हम सर्टिफाई करते हैं कि आपकी टैक्स की पेमेंट हो गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस, जब आप दुकान पे जाते हैं तो बिल बनता है। दैट बिल इज कॉल्ड एज, बोलें, टैक्स इनवॉइस। उस बिल को कहा जाता है टैक्स इनवॉइस। बिल कुछ इस किस्म का होता है, सही तरह नजर नहीं आ रहा होगा आपको। बिल को कहते हैं इनवॉइस। इनवॉइस पे नंबर लिखा होता है बिल का। यहां किया ने अपना नाम वगैरह लिखा होगा, पता वगैरह लिखा होगा, और किया ने अपना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। यहां डॉलेंस का नाम लिखा होगा, डॉलेंस का पता लिखा होगा, डॉलेंस ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाएगा। ये बनाएगा किया। किया वालों ने गाड़ी बेची डॉलेंस को।
क्या बेची यहाँ लिखा होगा, कितनी बेची यहाँ लिखा होगा, एक कितने की बेची फिर लिखा होगा, कितनी बेची यहाँ शायद लिखा हो, कितने की बेची और टोटल प्राइस कितनी है, ये सारी चीज़ें बिल के ऊपर लिखी होती हैं। तो डैट बिल इज कॉल्ड एज टैक्स इनवॉइस। इस पे नंबर लगा होता है बिल का, सेलर का नाम पता वगैरह लिखा होता है, बायर का नाम पता वगैरह लिखा होता है, क्वांटिटी लिखी होती है, डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, इन चीज़ों की प्राइस लिखी होती है, एक चीज़ कितने की और टोटल प्राइस लिखी होती है। दैट इज कॉल्ड एज बोलें टैक्स इनवॉइस। रसीद, हाँ, जब गाड़ी लेने जाएंगे तो ये बिल बनेगा। आकिया मेकिंग अ टैक्सेबल सेल, एक किया जो सेल करे, शेल इशू अ सीरियली नंबर्ड इनवॉइस, आपने एक इनवॉइस इशू करनी है जो सीरियली नंबर्ड हो। पहली बात ये होगी एट द टाइम ऑफ सेल। ये इनवॉइस उर्दू में बनाई, इंग्लिश में बनाएं, आपकी मर्जी है। नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ किया, अपना नाम पता लिखे, सबसे पहले ये बात है। नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ बायर डॉलेंस, डॉलेंस का नाम पता हो। And in case sale made by manufacturer or importer to unregistered distributor, और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपने डिस्ट्रीब्यूटर को चीजें बेची, उसने आगे रिटेलर को बेचनी है, रिटेलर ने आगे कंज्यूमर को बेचनी है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर बीच में निकला अनरजिस्टर्ड, अभी सब्र करें, ये डिस्ट्रीब्यूटर निकला अनरजिस्टर्ड, तो अब आपका कस्टमर अनरजिस्टर्ड है मैन्युफैक्चरर का। अब आप इससे सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांग सकते क्योंकि इसके पास है ही नहीं। अब आप इससे मजबूरी में एनआईसी मांग लें, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड तो इसका होगा, तो जब वो एनआईसी जमा करा दे तो फिर आप इसको चीज़ें बेच दें। बाकी अनरजिस्टर्ड लोग होते हैं, दुनिया में रहते हैं, कोई मसला नहीं इतना। हाँ, कल कल को कभी गवर्नमेंट ने पकड़ना हुआ इस बंदे को तो गवर्नमेंट आपसे एनआईसी लेगी इसका और इसके पते पे जाके इसको पकड़ लेगी। तो बस एनआईसी इसलिए इसका ज़रूर ले लें ताकि गवर्नमेंट ने कल कल को इससे पकड़ना हो तो पकड़ सके। नोट करें, इस बंदे से क्या लेना है आप बोलें? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर इसको चीज़ें बेचे, इसको जो चीज़ें बेच सकता है वो इंपोर्टर भी बेचता है कई दफ़ा। तो मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर अगर डिस्ट्रीब्यूटर को चीज़ें बेचे और डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने आप को रजिस्टर ना करवाया हो तो हम डिस्ट्रीब्यूटर से क्या मांगेंगे? एनआईसी। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर इनके लिए कस्टमर है और फिर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कस्टमर रिटेलर होगा, लेकिन ये ऑब्वियसली जनरल पब्लिक नहीं है। नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ बायर, लेकिन अब अगली बात शुरू होने लगी है। एंड इन केस सेल मेड बाय मैन्युफैक्चरर टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, सेल करने वाला कौन है? मैन्युफैक्चरर। सेल किसको कर रहा है? टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। फिर क्या मांगे उससे? एनआईसी। और हो सकता है उसने इनकम टैक्स में अपने आप को रजिस्टर करवाया हो तो उससे मांग लें नेशनल टैक्स नंबर ऑफ सच अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, एज द केस में भी काट दें।
ओके नेक्स्ट। ये ना ऑर्डिनरी कंज्यूमर पहले एक लफ्ज़ होता था, वो लॉ में डिलीट हो गया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको भूल गया ऑर्डिनरी कंज्यूमर की डेफिनेशन निकालना। ऑर्डिनरी कंज्यूमर की डेफिनेशन तो आसान सी है, याद कर लें। ऑर्डिनरी कंज्यूमर कौन होता है? ऑर्डिनरी कंज्यूमर पढ़ें कौन होता है? हु इज़ बाइंग गुड्स फॉर हिज एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। रीसेल के लिए नहीं होता, बल्कि किसके लिए होता है बोलें? अपनी कंजम्पशन के लिए, अपने इस्तेमाल करने के लिए। भाई ये दूसरी हाइब्रिड क्लास में दो बच्चे क्या कर रहे हैं? क्लास लेनी है तो इधर आ जाओ। अच्छा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट लिखनी है आपने। इनवॉइस किस दिन बनी है? अच्छा जी, पुराने लॉ में होता था डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी कितनी गाड़ियां बेची और क्या बेचा, यानी गाड़ी बेची, डिस्क्रिप्शन से मुराद गाड़ी बेची। लेकिन नए लॉ में ये दो चीज़ें उसने और डाल दी हैं, एक चीज़ और डाल दी है, इसको हम ब्रैकेट में लेंगे ताकि मेन चीज़ हमारी बरकरार रहे, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। नए लॉ में उसने डाल दिया है टेक्सटाइल वाले, जान, फैब्रिक, धागा, कपड़ा वगैरह इस किस्म की चीज़ें, टेक्सटाइल वाले जब जान और फैब्रिक में डील करें तो ये लोग तीन चीज़ें और बताएं। काउंट, काउंट से मुराद इधर क्वांटिटी होगी, कितनी चीज़ें बेची। डिनायर, क्वालिटी, क्वालिटी के लेवल होते हैं, अच्छी क्वालिटी, लो क्वालिटी, उससे लो क्वालिटी। एंड कंस्ट्रक्शन, और इस धागे को बनाया कैसे है। बनाने के दो तीन तरीके होते हैं फैक्ट्री में, बनाया कैसे है, ताकि कस्टमर को चीज़ की प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। तो टेक्सटाइल यान या टेक्सटाइल फैब्रिक वालों ने तीन बातें और बतानी है, काउंट, डिनायर एंड कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, एक क्लास में हमने गाड़ी बेची थी, तो गाड़ी कितने की बेची थी? 30 लाख की। उस पर टैक्स कितना था? 5,40,000। और टैक्स डाल के कितने की बनी थी? चले नोट कर लो। तो बिल पे तीन चीज़ें बतानी है, कितने की गाड़ी बेची, सेल्स टैक्स कितना है, और सेल्स टैक्स डाल के कितने की गाड़ी बनी। चलें जी, इसको याद कर लें, आसान आसान सी चीज़ है। सेलर का नाम पता और रजिस्ट्रेशन नंबर बोलें। सेलर का नाम पता और रजिस्ट्रेशन नंबर, बायर का नाम पता और रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन अगर बायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसका एनआईसी, बिल की डेट, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी, वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स एंड वैल्यू इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। बोर्ड में स्पेसिफाई मॉडिफाइड इनवॉइसेस, बोर्ड मॉडिफाइड इनवॉइसेस लोगों के लिए बना सकता है, ठीक है, बोर्ड की मर्जी। आगे, फॉर आ सेल ओनली वन इनवॉइस शेल बी इशूड का मतलब बताएं। फॉर आ सेल ओनली वन इनवॉइस विल बी इशूड। अगर आपने 30 लाख की गाड़ी बेची है तो दो बिल बना के दे सकते हैं 15-15 लाख के? नहीं। एक सेल के लिए कितने बिल बन सकते हैं? एक। तो फॉर आ टैक्सेबल सप्लाई ओनली वन, एक सेल के लिए एक ही इनवॉइस बन सकती है, एक से ज्यादा नहीं। अच्छा जी,
ये NIC अगर जाली निकला तो किसको पकड़ा जाएगा? NIC जिसने दिया था या जिसने लिया था? जिसने दिया था, इस बंदे को पकड़ा जाएगा। इस बंदे को सजा नहीं दी जाएगी। इस बंदे को साबित करना पड़ेगा कि मैं इनोसेंट था, मुझे तो पता ही नहीं था हुआ क्या। दुनिया ओ ये जाली NIC भी देते हैं लोग, मैं तो सोचा भी नहीं था ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है। इस बंदे को साबित करना पड़ेगा, वरना इसको भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन जनरल रूल है इसको पकड़ा जाएगा अगर NIC गलत निकला तो। ढूंढना इतने से जिक्र नहीं किया उसने, दुनिया के अंदर ढूंढने के 1000 तरीके हैं। अच्छा, ढूंढने के लिए क्लास के बाद आ जाना। फर्दर इफ इट इज सब्सिक्वेंटली प्रूव, फर्दर अगर बाद में पता चला डेट CNIC प्रोवाइडेड बाय बायर, बायर हमारी मिसाल में कौन है? अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। बायर हमारी मिसाल में कौन है इस वक्त? अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। मैं 3 दफा भी बोलूंगा तो आपने लिखना नहीं। बायर हमारी मिसाल में कौन है इस वक्त? अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। फर्दर अगर सब्सिक्वेंटली पता चला, परचेजर से मुराद है अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। फर्दर अगर सब्सिक्वेंटली पता चला डेट CNIC प्रोवाइडेड बाय बायर वाज नॉट करेक्ट, कि CNIC करेक्ट नहीं था, लाइबिलिटी ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी शेल नॉट अराइज अगेंस्ट सेलर। सेलर पे लाइबिलिटी नहीं होगी। सेलर कौन है? मैन्युफैक्चरर या इंपोर्ट, दोनों बातें ऊपर लिखी हुई थी। तो फिर सेलर को नहीं पकड़ा जाएगा। कब? इन केस सेल मेड इन गुड फेथ बाय सेलर। सेलर कहता है और मैंने तो गुड फेथ में की थी। ये भी होता है दुनिया में जी भाईजान, ये भी होता है दुनिया में। फिक्रा याद कर लें। इफ इट इज सब्सिक्वेंटली प्रूव्ड that NIC provided by buyer was not correct, the liability of tax shall not arise against seller. सेलर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी इफ द सेल इज मेड इन गुड फेथ, अगर गुड फेथ में आपने सेल कर दी। अनरजिस्टर्ड लोग भी दुनिया में इनवॉइस दे सकते हैं या इनवॉइस सिर्फ रजिस्टर्ड लोग ही दे सकते हैं? नहीं, अनरजिस्टर्ड नहीं इनवॉइस, वो बिल देंगे लेकिन उसका नाम फिर टैक्स इनवॉइस नहीं होगा, उसका नाम फिर आप टैक्स इनवॉइस नहीं रख सकते, वो बिल ही होगा उसका नाम फिर कुछ। तो ओनली आ रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू एन इनवॉइस। इसकी एक मिसाल लिख लें। कॉटेज इंडस्ट्री इनवॉइस बना के नहीं दे सकती क्योंकि उसकी सेल ही क्या है? एग्जेम्प्ट। हमने कहा था ना इसकी सेल ही एग्जेम्प्ट है। कॉटेज इंडस्ट्री इनवॉइस बना के नहीं दे सकती क्योंकि उसकी सेल ही एग्जेम्प्ट है। लो जी, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की भी इजाजत है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की भी इजाजत है, लेकिन इसके लिए 3 शर्तें हैं। सेलर भी रजिस्टर्ड हो, बायर भी रजिस्टर्ड हो, और इस इनवॉइस की एक कॉपी आप बोर्ड को भेजें और एक कॉपी कमिश्नर को भेजें। भाई ये 4 काम आप कर दें तो आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस भी दे सकते हैं। सेलर भी कौन हो? बायर भी, और एक कॉपी कमिश्नर को भेजें, एक कॉपी बोर्ड को भेजें। आ रजिस्टर्ड पर्सन किया मेकिंग अ टैक्सेबल सेल may issue invoice to another registered person, Dolens, electronically, and to the board as well as to the commission. तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग पे 1-2 नंबर का अगर सवाल आया तो ये पॉइंट 3 बनेगा। अब ये जो सारा है ना, यहां तक इस सारा का सारा ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ये हमने पढ़ा हुआ है उधर चैप्टर 16 के अंदर। चैप्टर 16 के अंदर ये सारा कुछ पढ़ा है, शायद आपको याद हो। चैप्टर 16 में भी लिखा हुआ था रिकॉर्ड्स वाला।
अभी खोलने की ज़रूरत नहीं। चैप्टर 16 में भी लिखा होता है रिकॉर्ड आपने संभाल के रखने हैं 6 साल तक, ये कहीं लिखा होता है 6 साल तक आपने रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। फिर चैप्टर 16 में एक और था कि रिकॉर्ड्स मंगवाए जाएंगे, मंगवा के उनका ऑडिट होगा, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंक के ज़रिए भी हो सकता है सब कुछ। और इन द एंड हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था असेसमेंट ऑर्डर का, आपकी असेसमेंट की जाएगी। ये 3-4 कोई लाइनें हैं, ये इसने तकरीबन यहीं से उठाई हैं, लेकिन आज हम बेले बैठे हैं, क्या करें, इनको दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, फिर इंशाल्लाह 10-12 मिनट बाद 15 मिनट बाद शुरू कर देते हैं, कोई न्यूमेरिकल कर लेते हैं। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर 6 ईयर्स, रिकॉर्ड्स कितने साल तक संभाल के रखने हैं जी? 6 साल तक। अ पर्सन शेल रिटेन रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स मंथ टू विच दे रिलेट, क्योंकि यहाँ पीरियड से मुराद मंथ होता है। आफ्टर द एंड ऑफ टैक्स मंथ टू विच दे रिलेट, तो बताएं जी 31 मार्च 15 के रिकॉर्ड कब तक संभाल के रखने हैं? 31 मार्च 21 तक। मैं सो जाता हूँ, आप नोट कर लें, जब नोट कर लिया तो मैं उठा दीजिएगा। गुड नाइट। अच्छा जी, ओके। A person shall retain records for a period of 6 years after the end of the period tax month to which they relate, or till final decision is received, या final decision का इंतजार करें। In proceedings for assessment, in proceedings for appeal, in proceedings for alternate dispute resolution। प्रोसीडिंग होता है केस, असेस कर रहे हैं टैक्स वाले आपको, या आपने कोर्ट में जाके अपील कर दी है, या आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट कमेटी के पास चले गए हैं। वैसे ये सारी बातें ना हमने पढ़नी है, असेसमेंट, अपील्स, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, चैप्टर 15 के अंदर बड़ी डिटेल से बात होनी है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट कमेटी समझाते समझाते एक दिन लग जाना है पूरा। तो किस सूरत के अंदर 6 साल से ज्यादा रिकॉर्ड संभालने रख सकते हैं? जब तक आपका फाइनल डिसीजन ना आ जाए। किस बारे में? इन अ केस, अगर आपका केस पेंडिंग हो गया है, कहां पे? असेसमेंट हो रही है आपकी, आपने अपील कर दी है किसी के खिलाफ, या ऑल्टरनेट कमेटी आपका फैसला देख रही है। अब इधर वही है, आप रिकॉर्ड अपने ले आए, इधर देखें, 1 मिनट, हम आपको ऑडिट करेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा 2 नंबर बंदे निकले और आपने फ्रॉड किया तो फिर आपकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर सकते हैं, और ऑडिट इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, और ऑडिट होने के बाद हम आपको असेस कर देंगे, यानी आपके खिलाफ फैसला सुना देंगे। तो बस ये 4 बातें हैं, 0.5 हमने नहीं पढ़ना आज, तो ये 4 बातें ज़बानी बता दें। पहले आप क्या लेके आएंगे? अपने रिकॉर्ड्स। वो लोग क्या करेंगे? लेकिन अगर ऑडिट में पता चला आपने कोई फ्रॉड किया हुआ है, तो फिर ऑडिट से भी आगे का एक चीज़ होती है, ये ऑडिट का भी बाप है, इंक्वायरी और ऑडिट इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। और ऑडिट जब हो जाएगा तो इन द एंड आपके खिलाफ क्या सुनाया जाएगा? फैसला सुनाया जाएगा। नोट करेंगे, पॉज कीजिएगा। अच्छा जी, ये वही बातें लिखी हुई हैं। अ पर्सन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स शेल ऑन रिक्वायर्ड बाय कमिश्नर प्रोड्यूस द रिकॉर्ड्स इन हिज पोजेशन। रिकॉर्ड्स लेके आ जाएगा। अगर रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन हुए हुए हैं तो आप अलाउ कर दें ऑफिसर को कि वो यूज़ कर ले मशीन। कौन सा ऑफिसर? सेल्स टैक्स ऑफिसर। उसको अलाउ कर दें कि मशीन यूज़ कर ले। मशीन से मुराद क्या? कंप्यूटर, लैपटॉप। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड रखे हुए हैं तो उसे यूज़ करने दें, कंप्यूटर और लैपटॉप। इसके बाद ऑडिट होगा आपका। द ऑफिसर आफ्टर ऑब्टेनिंग रिकॉर्ड में वंस इन अ ईयर कंडक्ट, रिकॉर्ड मंगवाने के बाद आपको ऑडिट कर देगा।
अगर कमिश्नर को पता चला कि रजिस्टर्ड बंदा टैक्स फ्रॉड कर रहा है, फिर बात आगे बढ़ेगी, फिर ऑडिट से गुजारा नहीं चलेगा। और इवेजन, इवेजन होता है टैक्स मारना। अगर कमिश्नर को पता चला कि रजिस्टर्ड बंदा टैक्स फ्रॉड करे या इवेजन करे, ही मे ऑथोराइज एन ऑफिसर, फिर वो एक ऑफिसर को इजाजत देगा, ब्रैकेट में ले, ही मे ऑथोराइज एन ऑफिसर टू कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। ये चीज ऑडिट का भी बाप है, ये ऑडिट का भी अब्बू है ये चीज। अच्छा जी, इंक्वायरी करने कौन आए? कम से कम पीएन लेवल का बंदा हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। चैप्टर 15 में हमने ये तरतीब पढ़ी थी, हाईएस्ट एफबीआर है, फिर चीफ कमिश्नर है, फिर कमिश्नर है, फिर एडिशनल कमिश्नर है, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर असिस्टेंट। कम से कम इस लेवल के बंदे को भेजें, इससे नीचे के बंदे को ना भेज दीजिएगा कि पीएन और जो है वो सिक्योरिटी गार्ड और जो है वो ऑफिस बॉय आ रहे हों जी, आप जिस सेल्स टैक्स के दफ्तर से आए हैं जी ये करने के लिए। नहीं, कम से कम किस लेवल के बंदे को भेजें? असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल को, इससे नीचे के लेवल के बंदे को ना भेजें। नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर हो, इससे बिलो रैंक का बंदा ना हो। इससे ऊपर वाले रैंक का भेज सकते हैं, इससे नीचे वाले रैंक का बंदा नहीं भेजना। जैसे आप कहें सर मेरा मसला हो गया कॉलेज के अंदर कॉलेज वालों के साथ, तो कम से कम वाइस प्रिंसिपल लेवल का बंदा तो मेरा केस सुने ना। चलो प्रिंसिपल साहब नहीं भी सुन सकते, कम से कम वाइस प्रिंसिपल लेवल तो सुने ना। तो इस टाइप की बात है। ये बात आपसे मैंने उधर भी की थी। एक ऑडिट होता है जनरल, ये सेल्स टैक्स का नहीं होता, वैसे ही जनरल होता है आपका ऑडिट। अगर जनरल ऑडिटर आपके पास आया हुआ इस साल, तो इट डजेंट मीन के सेल्स टैक्स वाले नहीं आ सकते, वो भी आ सकते हैं। अगर तया आ गए हैं तो शाम को जो है वो खाला भी आ सकती हैं। डजेंट मीन कि खाला है तो आप कहीं तो पहले ही मेहमान आए हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्सन हैव बीन ऑडिटेड बाय ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, द सेल्स टैक्स ऑफिसर कैन ऑल्सो कंडक्ट ऑडिट। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर फिर भी ऑडिट कर सकता है। पॉइंट 2 है वही बात। फॉर अबव द कमिश्नर मे कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वीडियो लिंक। ऑडिट इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। चलो जी, मुबारक हो जी। क्या हुआ जी? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, जब ऑडिट खत्म हो जाए, द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू में पास फैसला। अब आपके खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा। फैसले में क्या होगा? नंबर 1, आपको टैक्स बताया जाएगा आपका कितने, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट बताया जाएगा आपने कितना पे करना है, और आपने जो जुर्म किया उसका जुर्माना बताया जाएगा। 3 बातें बताई जाएंगी, करेक्ट टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी। मिसाल के तौर पे 1000 रुपये आपका टैक्स है, उस पर 50 रुपये लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट बनता है, और 200 रुपये इनका दिल चाह रहा है आपको जुर्माना डाल दें। तो ये 3 चीज़ें आपको जमा करानी पड़ेंगी। वो अभी नहीं है। एंड रिकवरी बाय ये जरा फिक्रा पढ़ के बताएं, समझ आए क्या लिखा हुआ है? एंड रिकवरी फ्रॉम टैक्स पेयर ऑफ अमाउंट गलत रिफंड कर दी थी। अगर एफबीआर ने कोई अमाउंट आपको गलत रिफंड कर दी थी तो आप वो क्या ले लेंगे? वापस ले लेंगे। उर्दू में भी लिख लें जरा, पहली दफ़ा ये बात है, ये बात बहुत ज़्यादा आया करनी है। तो एफबीआर ने गलत रिफंड कर दिया था, अब टीपी वापस करेगा। एफबीआर ने गलत रिफंड कर दिया था, अब टीपी वापस करेगा।
0.5 इंशाल्लाह बच्चे जब आएंगे तो करेंगे इंशाल्लाह, अभी बड़े आए में आज। तो बस ये ड्राइंग ऑफ सैंपल्स देख लें और अगली बात क्लोज करते हैं। सैंपल किसको ड्रॉ करने पड़ सकते हैं? टैक्स वालों को। कहाँ? आपकी दुकान पे आके टैक्स वालों को सैंपल ड्रॉ करने पड़ सकते हैं आपकी दुकान पे आके, ताकि पता चले कि आप ये जो सोडा ऐश बेच रहे हो, केमिकल्स बेच रहे हो, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हो, तो इनकी प्राइस क्या है। तो कई दफ़ा आप ऐसी चीज़ बेच रहे होते हो जो लोगों ने देखी नहीं होती, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर उसकी प्राइस मालूम करने के लिए टैक्स वाले आते हैं और आके थोड़ा सा सैंपल लेके चले जाते हैं चीज़ों का। तो जब एक ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू रिक्वायर्स अ सैंपल ऑफ एनी गुड्स, जब कभी ऑफिसर को चीज़ों के सैंपल की ज़रूरत पड़े, अबे क्यों ज़रूरत पड़ी है रे, तूने खाना है? कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या करना है सैंपल खा के, मैंने केमिकल खा के मरना है। फॉर डिटर्मिनिंग टैक्स लायबिलिटी, मैंने तेरा टैक्स निकालना है, तेरी जान नहीं निकालनी, तेरा टैक्स निकालना है। आ जाए मरहबा मरहबा, वेलकम। फॉर डिटर्मिनिंग टैक्स लायबिलिटी, बड़े टाइम पे आए हैं। फॉर डिटर्मिनिंग टैक्स लायबिलिटी, फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर वैल्यू एंड फॉर एनी अदर रीजन। ही कौन है? ऑफिसर। ऑफिसर में रिमूव अ मन भर क्वांटिटी, कम से कम 40 किलो तो निकाल लेना आप। मन भर क्वांटिटी या मिनिमम क्वांटिटी? मिनिमम क्वांटिटी। लेकिन इतनी मिनिमम भी ना हो कि घर जाके ढूंढ रहे हो मिनी मिन 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 किधर पड़ी हुई है, इतनी मिनिमम भी ना हो। कहते हैं फॉर इनेबलिंग प्रॉपर एग्जामिनेशन, घर जाके लब जाए, एग्जामिन भी करना है उसको, वो चीज क्या लाए हो, बरकत के लिए नहीं उठा के लानी, सिर्फ किस जेब में डाली थी। तो दो एहतियातें हैं, मिनिमम उठानी है, लेकिन मिनिमम में इतनी उठा लेना कि घर जाके याद रहे उठा के कहां से लाए थे और किस जेब में डाली थी। अच्छा जी, वेयर ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू रिक्वायर्स अ सैंपल ऑफ एनी गुड्स, क्यों? इसलिए या ही मे रिमूव अ एनी क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी, फॉर इनेबलिंग अ प्रॉपर एग्जामिनेशन। पेज नंबर 489। अच्छा, अब इसमें होगा ये कि दो सैंपल होंगे, दो। एक सैंपल लेके चला जाएगा कमिश्नर अपने दफ्तर, एक सैंपल, भाई ये उधर भी ले जाएं, एक सैंपल लेके चला जाएगा कमिश्नर नंबर 1, और दूसरा सैंपल टैक्स पेयर अपने पास रख लेगा। क्यों? ताकि जब कमिश्नर उसको वापस लाए तो कंपेयर किया जा सके, जो सैंपल लेके गया था वही सैंपल वापस लाया, जुड़वा सैंपल अपने पास रख लेगा, ताकि जब कमिश्नर सैंपल वापस लाए तो यकीन हो जाए। अब दो सैंपल होंगे, एक सैंपल किसके पास चला जाएगा? कमिश्नर के पास। एक सैंपल किसके पास चला जाएगा? जो कमिश्नर के पास सैंपल जाएगा उस पर टैक्स पेयर साइन करेगा, कोई डब्बा होगा, शीशी होगी, जो भी चीज होगी उसमें कमिश्नर वो टैक्स पेयर साइन करेगा, और जो सैंपल टैक्स पेयर के पास होगा वो बस एज इट इज रख लेगा, ताकि जब कमिश्नर उसको वापस लाए उनको कंपेयर किया जा सके। अच्छा, सैंपल कमिश्नर बता के लेके जाए या रात को जब दुकान बंद हो चोरी करके ले जाए? बता के लेके जाए। वाइल टेकिंग सैंपल, तो शॉपकीपर को आपने बताना है, शॉपकीपर इन पोजेशन ऑफ गुड्स शेल बी इन्फॉर्म। चोरी करके नहीं लेके जाना। ये नहीं कि रैक में आप गुजर रहे हो, दाएं बाएं देखें कोई कस्टमर नहीं है, कोई कैमरा नहीं लगा, जेब में डाला, चलो भी ओ पढ़ो पढ़ो कमिश्नर ने वो की हो सैंपल लेके जा रहे, भाई ये नहीं तरीका। एंड एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू TP2, and an opportunity will be given to TP2 sign the sample। सो का मतलब है which is drawn, सो का मतलब बच्चों को पता नहीं कि मुश्किल लगता है, which is लिख लें, सो मुश्किल लग रहा है तो
एंड एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू टीपी, पहले समझ लें, एंड एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू टीपी टू साइन द सैंपल विच इज ड्रॉन। जो ड्रॉ हो रहा है उसकी आप एक साइन आप नोट कर लें। And an opportunity will be given to TP to take a मिलता जुलता सैंपल। And an opportunity will be given to TP to take a मिलता जुलता सैंपल for his own record। एक अपने रिकॉर्ड में भी रख ले सैंपल, एक लेके जाने दे और एक अपने रिकॉर्ड में रख ले। और जो आप सैंपल लेके जा रहे होंगे उसकी एक प्रॉपर रसीद बनेगी। सैंपल शेल बी टेकन अगेंस्ट अ प्रॉपर रसीद, एक रसीद बनेगी और इस रसीद की कॉपी शेल बी केप्ट इन रिकॉर्ड बाय पर्सन। एक कॉपी इसकी टैक्स पेयर को दे दें, एक कॉपी इसकी टैक्स पेयर को दे दें और एक बड़े टैक्स के दफ्तर में जमा करा दें, और अगर आप छोटे शहर में हैं तो छोटे शहर के दफ्तर में जमा करवा दें। अच्छा जी, अगर जानने वालों के दरमियान चीज़ें बिक रही हैं तो बहुत ख़तरनाक बात है। अगर जानने वालों के दरमियान चीज़ें, आखिरी बात हमारी आज की, अगर जानने वालों के दरमियान चीज़ें बिक रही हैं तो बहुत ख़तरनाक बात है। द कमिश्नर एंड ऑफिसर में डिटरमिन द ट्रांसफ़र प्राइस, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। कमिश्नर फिर बताएगा ट्रांसफ़र प्राइस क्या है। ट्रांसफ़र प्राइस से मुराद यानी VOS, कमिश्नर बताएगा व्हाट इज़ VOS, क्योंकि किन के दरमियान चीज़ डील हुई है। ऐसा कमिश्नर को कब करना पड़ेगा? इन केस ऑफ द कमिश्नर इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन शेल डिटरमिन द VOS। VOS क्या होनी चाहिए वैसे ऐसे केस में? इट मस्ट रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू, टू रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू, इट शुड बी अ फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू होनी चाहिए। इसको छोड़ने पर क्या करना है? It must be a fair value in an arm's length transaction। आर्म्स लेंथ डील में हमेशा फेयर वैल्यू होती है। आर्म्स लेंथ डील ये होती है कि आप अनजान बंदे से करें, याद रखने के लिए, यानी वो आपसे गले मिलना चाह रहा है, आपने आर्म की लेंथ सामने रख लिया उसके, फिर वो इधर से आया, फिर आपने आर्म की लेंथ सामने रख लिया। तो आर्म लेंथ से मुराद है अनजान बंदे से जो डील हो रही है। तो एसोसिएट तो आपका जानने वाला है ना, जानने वाला, तो जानने वाले से डील कैसे होनी चाहिए? जैसे अनजान से होती है। नहीं, अनजान से वैसे नहीं होनी चाहिए जैसे जानने वाले से। जो अनजान बंदा है उस जैसी डील जानने वाले से भी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर कमिश्नर आगे बढ़ेगा, ही शैल डिटरमिन द VOS, फिर वो कहता है मैं VOS तुम्हें बता दूंगा, एंड इट शुड बी द फेयर वैल्यू। द बोर्ड मे बाय नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल गजट प्रिस्क्राइब रूल फॉर दिस पर्पज। बोर्ड इसके लिए कोई रूल बना देगा, बनाता है तो बनाए, हमें क्या। निकालें ये चैप्टर 18। पॉज करना। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे एज्यूम डैट टुडे इज 31 अगस्त 2022। तो कौन सा साल अभी ताज़ा ख़त्म हुआ होगा? 30 जून 22। एक्सेलेंट। 31 अगस्त 22 पे हम खड़े हैं ना, तो कौन सा साल अभी ताज़ा ख़त्म हुआ होगा? 2022। आकाश कुमार ओन्स एन इंडस्ट्री एंड टेकिंग अंडर द नेम एंड स्टाइल प्रेम जी, विच इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जल्दी से मूव करने वाली कंज्यूमर गुड्स। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम PJC's रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। लॉस बिफोर टैक्स फॉर द ईयर वॉज 87 मिलियन। तो मैं सवाल कर रहा हूँ रुपीज़ इन 1000 में। चलें जी, फेस के लिए एक सफ़ा छोड़ दें।
लॉस बताएं जी, लॉस। $87,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड है पेनल्टी जो कि कस्टमर को पे किया है। अलाउड है, नॉट अलाउड है? अलाउड है। तो गवर्नमेंट को पे किया है या कस्टमर को? कस्टमर को। क्वेश्चन 38 है, कस्टमर को पे किया है, क्या करें? अच्छा किया, माइनस कर लिया, लेस पेनल्टी, जीरो डाल के फर्क कर दें। ऐड बैक कर दें खर्चा, या खैर है माइनस हो गया हुआ है, अब दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। कमीशन ऑफ 2.5 million विच वॉज पेड टू अ डिस्ट्रीब्यूटर। एक डिस्ट्रीब्यूटर को हमने कमीशन पे किया है, लियाकत बशीर उसका नाम है, जो पीजेसी की चीज़ें बिकवा रहा है। उसने अल्हम्दुलिल्लाह 50 मिलियन की सेल करवाई है। ये चीज़ें सेल्स टैक्स के तीसरे शेड्यूल वाली चीज़ें हैं। लियाकत बशीर का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब ये प्रोविजन आज हम क्लास में दूसरी दफ़ा करने लगे हैं, इसलिए ये सबको भूली होगी। सिर्फ एक दफ़ा ये क्लास में की थी जब हम सेक्शन 21 पढ़ रहे थे। अगर आप थर्ड शेड्यूल की चीज़ें बेचें तो थर्ड शेड्यूल की चीज़ें बेचने पर क्या होगा? थर्ड शेड्यूल की चीज़ें बेचने पर क्या होगा? गा चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था, पेज 134 पर, कि कमीशन पेड अगर बढ़ जाए 0.2% ऑफ सेल से, अगर आप थर्ड शेड्यूल की चीज़ें बेच रहे हो तो वो नॉट अलाउड हो जाएगा। लेकिन फुल कमीशन अलाउ होगा जब आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहा हो। फिर हमने एक सवाल किया था जिसमें इसका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा था। फिर हमने कहा था कमीशन आप माइनस कर लें लोअर ऑफ करके, एक्चुअल और 0.2% ऑफ सेल। लेकिन भाईजान ये अलाउड निकालने का तरीका है। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस किए जाते हैं, और मैंने आपको क्लास में सवाल कराया था सेल से। प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड एड बैक किए जाते हैं। ये फर्क होता है दोनों में। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस किए जाते हैं, कल लिखवाया भी था, और प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड खर्चे। अब मुझे नॉट अलाउड चाहिए, और ये मैंने आपको तरीका अलाउड निकालने का बताया हुआ है। क्या करूं? एक काम कर लेते हैं, शायद आपको याद हो, शायद आपको याद हो। एक काम कर लेते हैं, मैंने ऐड करना है कमीशन नॉट अलाउड। मैंने ऐड करना है कमीशन नॉट अलाउड। नॉट अलाउड निकालने का आज तरीका देखें। टोटल माइनस अलाउड विल गिव मी नॉट अलाउड निकाला। डन, बस मजे हो गए। टोटल माइनस नॉट अलाउड करते हैं, अलाउड निकल आएगा। अब वर्किंग 1 थोड़ी सी लंबी है, एक पूरा सफ़ा आप इसके लिए छोड़ दें, तो वर्किंग 2 अगले सफ़े पे कर लें। यह कहता है अगले सफ़े की भी 3-4 लाइनें छोड़ दें, बाद में कोई जीरो काटा उस पर खेल लीजिएगा। क्या करते हैं आप लोग मुझे नहीं पता, टिक क्रॉस कहते हैं आप लोग तो शायद उसे। अच्छा, तो वर्किंग 2 करते हैं जी। मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? नहीं, फिलहाल मैं अलाउड निकालूंगा, और इंशाल्लाह अलाउड की फिगर इधर ले आऊंगा, तो टोटल माइनस अलाउड करके क्या आ जाएगा? नॉट अलाउड। अलाउड निकालने का तरीका जरा याद कराएं, किसी को याद हो अलाउड निकालने का तरीका? लोअर ऑफ एक्चुअल और 0.2% ऑफ सेल।
कमीशन एक्चुअल बताएं जी कितना दिया है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 25 लाख या 2500? 2500, क्योंकि मैं रुपीज इन थाउजेंड में सवाल कर रहा हूं। 2500 आपने कमीशन पे किया है, ये आपका एक्चुअल कमीशन है। एक्चुअल कितना आ गया? 2500, या 0.2% सारे बिजनेस की सेल, या जो सेल हमने थर्ड शेड्यूल वाली चीजों की है, वो कितनी सेल है? 50 मिलियन। बशीर ने सेल करवा के दी है 50 मिलियन की, जिसपे हमने खुश होकर इसको कमीशन पे किया। 0.2% ऑफ 50 मिलियन, 1000 तो नहीं, आप बता दें जी इसका हमने तरीका क्लास में क्या पढ़ा था, अलाउड की फिगर निकालनी होती है या नॉट अलाउड की? अलाउड की। लेकिन मसला ये है कि मेरा न्यूमेरिकल का फॉर्मेट कह रहा है प्रॉफिट से चलो, तो प्रॉफिट से चलते हैं तो हमें कौन सी फिगर चाहिए होती है? नॉट अलाउड की। अब मैं क्या करूं बताएं, अलाउड की फिगर मुझे बता दें, लो वर्किंग नंबर 2, लेकिन मुझे नॉट अलाउड चाहिए, प्लीज मुझे नॉट अलाउड चाहिए। जी, टोटल कमीशन वही हुआ करेगा जो एक्चुअल है। $2500 माइनस 100 उत्तरी है 2400 ऐड बैक कर दें, ये नॉट अलाउड है। आइंदा ऐसे बंदे से डील ना कीजिएगा जिसका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में ना आ रहा हो। ये हमारी सजेशन है आकाश कुमार को, अगर सवाल में सजेशन मांगता। डन, चलें आगे। प्रॉफिट या लॉस से चलते हुए नॉट अलाउड खर्चों को क्या करते हैं? ऐड। अनलकीली हमारा फॉर्मेट कौन सा खर्चा दे रहा था? तो मैंने क्या किया, टोटल में से अलाउड, तो कौन सी फिगर आ गई? डन। डिलीट कर दूं वर्किंग 2 या कहीं फेंक दूं? चलें फेंक देते हैं, डिलीट नहीं करते। अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं तो मैं ये भी फिर फारिग कर रहा हूँ। 2400 की फिगर निकल आई। चलिए, पेपर में तो आपने करनी है, लेकिन मैं ज़रा जगह नीट नीट रख रहा हूँ अपनी, गाना आप पेपर में मार लीजिएगा। आगे फारिग सी एडजस्टमेंट है। फ्रेट चार्जेस हैं 12 लाख रुपए के, जो कैश में पे कर दिए हैं। सेक्शन 21 का एल कहता है कि फ्रेट, ट्रैवलिंग, पोस्टेज, टैक्सेस टू गवर्नमेंट और यूटिलिटीज कैन बी पेड इन कैश। इसलिए कोई मसला नहीं, ये खर्चे अगर कैश में पे हुए हैं। अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया आकाश। दोबारा माइनस करूं? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है जी? 40 मिलियन या 40,000 लिखूं? 40,000। ऐड बैक कर दें अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, वैसे अंडर यूटिलाइज किया है हमने, दूसरी क्लास में ये वाली एडजस्टमेंट हुई थी और टाइम खत्म हो गया था हमारा।
चलें ठीक है, 22 मिनट वेले बैठे, ये दो एडजस्टमेंट्स कर लें। अच्छा जी, आसान सी एडजस्टमेंट से अदर इनकम में पड़ा है, किस में पड़ा है, कितना, 6 मिलियन। पहले इसको ज़रा निकाल लें, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। अदर इनकम में कितना पड़ा है, निकाला किसको जाता है, जिसके साथ इंक्लूड लिखा हो। निकाला किसको जाता है, अदर इनकम इंक्लूड 6। अदर इनकम में 6 पड़ा है, निकाल दें, निकालें। लेस इंश्योरेंस क्लेम, अकाउंटिंग वालों की बीवी भी 6 मिलियन थी और भाईजान शह ते दस तो केड़ा इंश्योरेंस क्लेम मिली है। अकाउंटिंग वालों की बीवी पहले आ गई है, शह केड़ी है, रिसीव्ड ऑन 8 नवंबर 21, हमारे साल रिसीव हुआ है। और भाईजान चीज़ तो बताओ किस चीज़ की इंश्योरेंस क्लेम मिली है, हमारे साल मिल गई है। माना चक्कर क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वहीकल। ओके ओके ओके, अब हम थोड़ा सा समझ आना शुरू। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वहीकल, एक वहीकल थी हमारी विच वॉज कम्प्लीटली ठा बाय आग, जो कम्प्लीटली आग से डिस्ट्रॉय हो गई। और अब हम गए तो राख भी उड़ चुकी हुई थी क्योंकि बारिश हो गई थी। हमने कहा गाड़ी कहाँ, पता नहीं यार, आप लोगों ने यहीं पार्क की होगी, चोरी हो गई है, क्या हुआ है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। फिर अब सिक्योरिटी कैमरा था सामने वाले घर लगा हुआ, फिर हमने देखा आग आई और गाड़ी की राख भी लेके जो है वो चली गई। अच्छा, द कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गड्डी बिफोर फायर इंसिडेंट। आग लगने से 1 सेकंड पहले किसी ने कहा था कि मुझे 8 मिलियन की बेच दो, मैंने कहा था नहीं बेचूंगा। आग लगने से पहले गाड़ी 8 मिलियन की थी और गाड़ी खरीदी मैंने कितने की थी, ये खरीदी वैसे मैंने 1 अक्टूबर 19 की हुई है। तो बता दें जी, ये डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन टेस्ट कर रहे हैं हमसे या परचेज ऑफ व्हीकल की, डिस्पोजल। गाड़ी डिस्ट्रॉय होगी ना, हमने बताया डिस्ट्रॉय डिस्पोजल की डेफिनेशन में आता है। तो डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन हमसे टेस्ट कर रहे हैं या परचेज की। अगला सवाल मेरा, अगर जिंदगी में कभी वो टैक्स वालों की बीवी नहीं देगा डिस्पोजल की, तो फिर याद रखिएगा वो कॉस्ट भी देगा और डेट ऑफ परचेज भी देगा। तो लिखें, जब सवाल में डिस्पोजल की टैक्स WDV नहीं गिवन होगी, जब सवाल में डिस्पोजल की टैक्स WDV नहीं गिवन होगी, तो बताएं फिर क्या देगा, क्या WDV निकाल लें तो कॉस्ट भी देगा और डेट ऑफ परचेज भी देगा, फिर ही तो हम बीवी निकाल सकेंगे ना। DONE, चलें जी, करें जी आप WDV निकालें और गेन लॉस निकालें। 2 मिनट है आपके पास। वर्किंग नंबर 3 और 4, वर्किंग 3 में WDV निकाल लें और वर्किंग 4 में गाड़ी पे गेन लॉस निकाल लें। जी, कब खरीदा है, 1 अक्टूबर 19, 30/19 तो पिछला साल है। 30/20, 30/20 में डेप्रिशिएट करेंगे, हाँ। 30/21 में डेप्रिशिएट करेंगे, हाँ।
30 जून 22 में डेप्रिशिएट करेंगे ना, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। कितने लोगों ने निकाल लिया है WDV बेचने के साल तक? ओके, बाकी अब सोची पियाते बंदा गया। टैक्स वालों की WDV निकालनी है। कॉस्ट 7500। अगर गाड़ी 75 लाख से महंगी खरीदी है तो गाड़ी की कॉस्ट 75 लाख ले ली जाएगी। कितने लोगों ने 7500 लिखा था कैलकुलेशन में? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने 10,000 लिखा था? ओके, तो गाड़ी की कॉस्ट 75 लाख लेंगे। अगर गाड़ी 10 मिलियन है तो 7.5 मिलियन लेंगे, 75 लाख रुपए। कब खरीदी है? पहली दफा डेप्रिशिएट कब करेंगे? 30 जून 20 को एट द रेट ऑफ 9। नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। बेचने के साल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। टैक्स वालों का गेन लॉस किस साल निकालना है? 2022 में। अगर 22 में गेन लॉस निकालना है तो डेप्रिसिएट कब तक हुआ होगा? 30 जून 21 तक। ओके, अच्छा जी, एक थोड़ी सी डिस्कशन है, ज़रा 3-4 मिनट ज़रा अटेंटिव से। सेक्शन 77 का 1 कहता है कि अगर आपने कोई चीज़ बेची है ना तो आप कंसिडरेशन लेंगे हायर ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू। ये फरमाना है सेक्शन 77 का। कि कंसिडरेशन रिसीव्ड इज हायर ऑफ एक्चुअल 6 और फेयर मार्केट वैल्यू। बट जब कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए तो सेक्शन 77(1) नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्शन 77 का 1 जनरल रूल है। तब जनरल रूल नहीं लगेगा, तब लॉ की वाज़ेह जो गाइडेंस दी हुई है वो लगेगी। अब लॉ की गाइडेंस देखते हैं हम। सेक्शन 77 का 2 कहता है अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए
तो ऐसी सूरत में आपने इंश्योरेंस पॉलिसी से जो अमाउंट रिसीव हुई है वो लेनी है। तो ऐसी सूरत में फिर हम मजबूर हैं 6 मिलियन लेने पे। तो यहां पे हायर नहीं लगेगा, सेक्शन 77 का 1 नहीं लगेगा, और हम फेयर वैल्यू को काट देंगे, हायर नहीं लेंगे। उर्दू में लिखें पहले, कंसिडरेशन हायर ऑफ 6 और 8 लेनी चाहिए थी, लेकिन डिस्ट्रॉय वाले के लिए सेक्शन 77 का 2 कहता है, लेकिन डिस्ट्रॉय वाले के लिए सेक्शन 77 का 2 कहता है कि 6 मिलियन ले, यानी जो इंश्योरेंस क्लेम ले। अब क्या लें, क्या खाऊं मैं और क्या ना खाऊं, क्या लूं और क्या ना लूं, 6 ले लूं और 8। अच्छा, एक और चीज है यहां पर, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो जरा जरा ना, वो गजनवी में तड़प रही। पेज नंबर 140 पे हमने पढ़ा था कि अगर गाड़ी बिक जाए, 75 लाख से ऊपर खरीदी हुई गाड़ी बिक जाए, तो बेचने के वक्त कंसिडरेशन विल बी ए इंटू बी ओवर सी। तो ये ज़रा कंसिडरेशन अब ले लें, ए इंटू बी ओवर सी। ए इंटू बी ओवर सी, where A is the amount received on disposal of vehicle. Is it 6? Is it 8 or higher of 6 and 8? B is 75 lakh and C is actual cost. ये टैक्स वालों की नजर में लॉस आ गया। फेस पे लाके क्या कर दें, माइनस कर। टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल 919। बेचने पे टैक्स वालों की नजर में लॉस आ गया। ओके गाय, कुछ और बताएं इस एडजस्टमेंट में। हाँ, क्या बोलो, बताओ भाई। कह रहे हैं अगर डिस्ट्रॉय ना होती
और हम बेचते और 6 मिलियन की बिकती और 6-8 में से हायर फिर रेट लेते, ये बात ठीक है। मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, क्या बोलो, बता दो ना, नहीं क्या कहना है, बोलो। इंटरव्यू में भी प्रेशर डालेंगे जब फॉर्म में आर्टिकल्स लेने जाएंगे, प्रेशर इधर बर्दाश्त कर ले मेरा, बोलो क्या अकाउंटिंग वालों का, बोलो आगे बताओ क्या। हाँ तो इसका फिर इंपैक्ट क्या होगा, क्या यस सर क्या, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का रेट अवेलेबल नहीं है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऊपर 40 मिलियन दी हुई है, तो बिजनेस के सारे एसेट्स की होगी। भाईजान अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस 0 है, ये मैंने आपसे सुनना चाह रहा था। इंश्योरेंस कंपनी से मिले 6, ये डिस्पोजल अकाउंट में कैश आ गया, और अकाउंटिंग वालों की बीवी भी थी 6, तो अकाउंटिंग वालों की बीवी और जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आए वो थे 6 और 6, डिस्पोजल अकाउंट में डाला 6 कैश रिसीव्ड, FR1 पढ़े, डिस्पोजल अकाउंट में डाला 6 कैश रिसीव्ड और डिस्पोजल अकाउंट में डाली 6 की बीवी, उधर से आई बीवी 6 की, उधर से आया कैश 6 का, दोनों को नेट किया तो अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस 0। तो अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस इसलिए हमें उल्टाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लिख लें नो अकाउंटिंग गेन लॉस, अकाउंटिंग गेन लॉस नहीं आया इसमें। याद नहीं अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टाते होते थे, ये 6 क्यों उल्टाया है। एक और इंटरेस्टिंग बात सुन लें सवाल में, अब ये 6 ना हमें मजबूरी में उल्टाना पड़ा है। 6 असल में सेल प्राइस टाइप चीज है, कोई कैसेट इतने का बिक गया है, ये तो नहीं उल्टाते होते क्योंकि अकाउंटिंग वाले तो गेन लॉस रिकॉर्ड करते होते हैं, लेकिन शहजादे अकाउंटेंट ने अदर इनकम में इंक्लूड कर लिया हुआ था 6, उसे चाहिए था अदर इनकम में अकाउंटिंग गेन इंक्लूड करता 0 का, फिर हम कुछ ना उल्टाते, उसे चाहिए था अकाउंटिंग गेन लॉस 0 का डालता अदर इनकम में, उसने गलती की अकाउंटिंग की किताबों में, उसने अदर इनकम में डाल दिया इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 6, बस तो 6 को उल्टा दें, हमें आदत पड़ी हुई है। और जब मैं इसको उल्टा रहा था तब आप में से किसी ने एतराज भी नहीं किया था, इसलिए इसका मुझे डर नहीं कि ये 6 आप गलत कैलकुलेट करते, ये 6 इंशाल्लाह आप लोगों ने उल्टा देना था, ये वाले मार्क्स आपने ले लेने थे। तो जो पढ़ा है उसको उल्टा दें, असूली तौर पर पढ़ा क्या होना चाहिए था अकाउंटिंग वालों की नजर में, 0 का गेन लॉस, अकाउंटिंग वालों की नजर में तो 0 का गेन लॉस पड़ा होना चाहिए था ना। अगर अकाउंटेंट अकलमंद होता तो अकाउंटिंग गेन लॉस 0 था, उसे उल्टाना चाहिए था, वो था ही नहीं। सवाल ने गलती से क्या कह दिया, अकाउंटेंट ने बोंगी मारी है, बोंगी ने बोंगी मारी, बोंगी ने क्या बोंगी मारी, आकाश कुमार के अकाउंटेंट ने, कि अकाउंटिंग वालों की इनकम में उसने 6 डाल दिया है। तो बस रिलैक्स रहें आप, 6 को उल्टाएं, जो भी है 6 डाला हुआ निकाल दें, बस 6 को उल्टाएं, बाकी अपनी कैलकुलेशन करके 919 को काफ़ी मेहनत करके निकाल लें। 919 के ज़्यादा मार्क्स होंगे पेपर में, क्योंकि 919 के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। ज़िंदगी मेहनत का दूसरा नाम है, मेहनत ज़िंदगी का पहला नाम था। अच्छा आगे चलें, बोले अदर इनकम इंक्लूड अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम टू डेटर्स, कितनी, ये ऊपर से फिक्रा जरा मैच करें, अमाउंट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर उसने नहीं दी, वो यहां दे दी है, ये मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में ले रहा हूं इसको, ये देखें, ये अंग्रेजी मैच करें। अदर इनकम में क्या पड़ा है, अमाउंट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर, और अमाउंट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, आपको याद है मैंने कहा था स्टेप 1 अकाउंटिंग वालों की रिकवरी इनकम उल्टानी होती है एज अ स्टेप 1। स्टेप 1 के तौर पे अकाउंटिंग वालों की रिकवरी इनकम उल्टानी होती है, इसको उसके बाद एक फॉर्मूला लगाना होता है, वेयर बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द डीज टू, तो फिर एक्सेस इनकम में जाता है या शॉर्टफॉल लॉस में जाता है। तो पहले ऐसा करते हैं, अकाउंटिंग वालों की रिकवरी इनकम उल्टाएं, जो पड़ी है, पड़ी कितनी है, अमाउंट रिकवर्ड, ये वाले उल्टा दें दोनों डेटर की,
शमीमा और फहीमा उल्टाएं, 16,800 और 10,600। दो चार बंदे इधर आए, इसको उल्टाना है। लेस अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी, किसकी? शमीम। लेस अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी किसकी? एज अ स्टेप 1 याद रखिएगा, अकाउंटिंग वालों की इनकम्स उल्टानी होती हैं। उल्टा दी आलम, उल्टा दी। अब किनके वाली बैड डेट रिकवरी इनकम्स निकाल लें? टैक्स वालों। इससे पहले कि मैं सवाल में कुछ आगे पढ़ूं, मैं दो वर्किंग्स खोल लेता हूं। वर्किंग नंबर 5 और वर्किंग नंबर 6, टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। फहीमा या शमीमा? और टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी किसकी? फहीमा। फॉर्मूला किसी को आता हो? चलिए छोड़े बड़े, मेरा पेपर है। और जान दे, और जाने दे आप। अमाउंट रिकवर्ड लेस एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन। ये फॉर्मूला था। अमाउंट रिकवर्ड लेस एक्चुअल बैड डेटा लेस प्रीवियसली अलाउड। डन ना? जी भाई, अमाउंट रिकवर्ड कितनी है? 16.8। इन दोनों को पहले उल्टाना है। स्टेप 1। स्टेप 2 अप्लाई फॉर्मूला। स्टेप 3 फॉर्मूले के रिजल्ट पोस्ट करें। अमाउंट रिकवर्ड, एक्चुअल बैड डेट पिछले साल का 19.2, अलाउड एज रिडक्शन पिछले साल। जी, अमाउंट रिकवर्ड किसी को याद हो? 16,000 एक्चुअल बैड डेट, 19,000 प्रीवियसली अलाउड, 13,200। ये क्या आ गई? किन की बैड डेट रिकवरी? टैक्स वालों पे। इसको हमने कैसे पढ़ा था? वेयर बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, द एक्सेस शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तुम्हें याद हो कि ना याद हो? आगे चलें। अमाउंट रिकवर्ड फहीमा से 10,600, एक्चुअल बैड डेट 28,800, प्रीवियसली अलाउड रिडक्शन 14,800।
क्या क्या नहीं, 14,000। जवाब दे दें आज। 3,000 नेगेटिव 3,400। इधर आए, ये रिकवरी का लफ्ज काट दें, रिकवरी नहीं है, ये उल्टा टैक्स वालों का बैड डेट निकल आया दोबारा। अब ये रिकवरी नहीं आई। वेयर अमाउंट रिकवर्ड, आते आते रहेगी। वेयर अमाउंट रिकवर्ड इज लेस देन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, द शॉर्टफॉल शेल बी अलाउड एज डिडक्शन। इसको माइनस करेंगे। अब आप देखें टैक्स वालों की जो भी कैलकुलेशन होती है ना, वो अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो माइनस कर देते हैं, पॉजिटिव साइन आ जाता है तो प्लस कर देते हैं। टैक्स वालों की नज़र में 10,800 ऐड कर दें और 3,400। बताएं जी, ऐड कर दें। टैक्स बैड डेट रिकवरी किसकी? 10,800 और लेस कर दें टैक्स बैड डेट। फहीमा तो फहीम लिखा है मेरे ख्याल से, हाँ फहीम। टैक्स बैड डेट 34। अगला पढ़ लेंगे या फिर कल ही हम मेरे साथ साथ पढ़ेंगे? कितने लोग अगला नहीं पढ़ेंगे? हाथ खड़ा करें। कितने लोग अगला पढ़ लेंगे? कितने लोग अगला कर लेंगे? घर जाके ही, जाहिर सी बात है, मैं कौन से इधर डंडे के जोर पे करा रहा हूं। अच्छा, जल्दी है तो आप जा सकते हैं, मैं 1 मिनट आपका बस लूँगा। अगर कहीं आपकी क्लास है तो आपने जाने जा सकते हैं। वो ईद वाले दिन एक सफ़ा अपलोड किया था, वो वेबसाइट पे भी कर दिया था, बाद में शायद आपको बताया भी था। आज मैं उधर भी कर देता हूँ, क्या कहते हैं, वे दोबारा अपलोड कर देता हूँ। ये सेक्शन 21 की रिवीजन थी ज़रा, सेक्शन 21 की। क्या आपको पता है वो टैक्सेस जो इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स जो है वो नॉट अलाउड होता है, बाकी टैक्सेस अलाउड होते हैं। बाकी टैक्स डिडक्शन अगर टैक्स कटाए तो अलाउड हो जाएगा, अगर टैक्स नहीं कटा तो। लेकिन परचेज में कोई थोड़ा सा साइंस थी, डिसअलाउड अप टू लोअर ऑफ। उसके बाद ये सफ़ा कल याद कराइएगा, प्रिंट करा के भी दे दूंगा। ये जो कमीशन है 3rd शेड्यूल वाला, अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में फुली अलाउड और नहीं है तो अलाउड अप टू लोअर ऑफ। इंटरटेनमेंट लिमिट्स क्रॉस करिए तो नॉट अलाउड, लिमिट्स के अंदर है तो। फिर अनरिकग्नाइज रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कुछ डिटेल थी, वहाँ भी डायग्राम बनाई थी, अब मैं उस बहस में नहीं जा रहा। फाइन पेनल्टी अगर आपने गवर्नमेंट को दे दी है तो नॉट अलाउड, किसी और को दे दी है तो। पर्सनल एक्सपेंडिचर रिजर्व, एओपी अपने मेंबर्स को जो पेमेंट्स करें वो नॉट अलाउड थी। पॉइंट एल और एम पे अगली स्लाइड आपको अलग से दे दी थी, क्लासों में बांट दी थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड है, लेकिन उनकी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन अलाउड है। और सेल प्रमोशन फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी में कोई अलाउड अप टू लोअर ऑफ था, ये भूला होगा, पता नहीं, अब याद करने से याद आएगा आपको। बिजली के बिल अगर लिमिट्स क्रॉस कर लें तो, ये चीज़ मैंने क्लास में नहीं कराई हुई थी, अभी पेंडिंग है हमारी, सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये आपको समझ नहीं आएगी। और आपने अगर अपना सिस्टम बोर्ड के साथ इंटीग्रेट नहीं किया हुआ तो फिर इस सूरत में ये खर्चा नॉट अलाउड हो जाएगा अप टू 8%। तो ये सेक्शन 21 की थोड़ी सी एक रिवीजन थी, तो ये आज मैं अपलोड कर देता हूँ, कल बांट भी देंगे सबको। वेबसाइट का पता है ना आपको, ये वेबसाइट पे अपलोडेड है ऑलरेडी, और ऑनलाइन के व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा हुआ है। वो FR1 के ग्रुप में आया था, इजाज़त लेके FR1 वालों से। ख़त्म कर दो यार, ख़त्म कर दो।